जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। डेली आपको सुबह 8 बजे लाइव सेशन हिंदी का चलता है, तो जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 20 प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसमें हम 31 से लेकर 50 तक का प्रश्न देखेंगे। तो 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है। आपको बताना है। यहाँ पर 4 सेंटेंस दिया गया है। एक है निषेधवाचक वाक्य, बी है विधिवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य और डी है संकेतवाचक वाक्य। तो बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतजार है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, अगर ये सेंटेंस देखिएगा तो आज मैं नहीं पढ़ूंगा, इसमें नहीं यहाँ पर है, इसलिए इसको निषेधवाचक वाक्य बोलेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ओह यह पीट ही गया, कौन सा वाक्य है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। सेंटेंस है आपके सामने कि ओ यह पीट ही गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आपका कमेंट का इंतजार है। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक आउट कर रहे हैं, विस्मयवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर ओह दिया गया, यह एक विस्मयादि बोधक शब्द है, इसलिए यह विस्मयवाचक वाक्य के श्रेणी में आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न है आपके सामने, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है कि यह सेंटेंस किसके श्रेणी में आता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। सेंटेंस दिया कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। तो देखिए, यहाँ पर संकेत की बात आ रही है, भावना। आप सेंटेंस को जब पढ़िएगा तो ऐसे फील कीजिएगा कि यहाँ पर संकेत, यदि तुम चलो, अगर तुम चलोगे तो मैं भी चलूँ, यानी संकेत हो रहा है। तो यह सेंटेंस आएगा संकेतवाचक वाक्य। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34वां प्रश्न है कि तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है। इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताइए, आप सेंटेंस को पढ़िए और सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये किसके श्रेणी में आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। सेंटेंस दिया है कि तुम अपने काम में सफल रहो। तो देखिए, तुम अपने काम में सफल रहो, यह एक इच्छा की जा रही है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, तो ऐसे इच्छा की जा रही है कि तुम अपने काम में सफल रहो। तो यह हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां प्रश्न है आपके सामने, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के यहाँ पर बात की जा रही है। तो रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। तो देखिए, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है और संप्रदान तत्पुरुष है। कर्म, करण और संप्रदान, ये तीनों कारक है। तो सभी कारक की पहचान क्या होती है। तो कर्म का पहचान क्या है, तो उसमें को रहता है। करण का पहचान क्या है, तो से रहता है, से रहता है और संबंध बनाता है। और संप्रदान में क्या होता है कि इसमें को के लिए होता है, यानी को के लिए। तो यहाँ पर देखिए, रस भरा, रस भरा को जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा रस से भरा, रस से भरा। तो यहाँ पर से आ रहा है, तो यह से किसका है, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आपको कमेंट करना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। और जितने भी स्टूडेंट इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए। और इस चैनल से अगर नए जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताइए कि स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है।
पहले पहचान देख लेते हैं। कर्म का बता दिए, कर्म में क्या होता है तो को रहता है, करण में क्या होता है तो से रहता है, से रहता है जो कि उस संबंध रहता है। मतलब जैसे कि राम चाकू से मोहन को मारा, तो यहाँ पर जो चाकू है वो राम के हाथ में है और हाथ में लेकर तब मारा, तो यहाँ पर से हो गया, तो इससे संबंध रखता है, उससे हाथ में है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो उसमें भी से है लेकिन वो अलग हो रहा है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, तो अप्रदान में आ जाता है। तो यहाँ पर करण क्या है, करण में होता है से, यह संबंध दर्शाता है। संप्रदान मतलब को के लिए, और संबंध में रहता है का के की रा रे री, तो ये संबंध में आता है। और एक होता है अधिकरण, अधिकरण में रहता है, और एक होता है ओ थी संबोधन, उसमें होता है हे अरे अजी। तो यहाँ पर देखते हैं स्वर्ग प्राप्त, जब स्वर्ग प्राप्त का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पर को आ रहा है, तो को किसके अंतर्गत आता है तो ये कर्म के अंतर्गत आता है, तो कर्म तत्पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां प्रश्न है कि यथासंभव कौन सा समास है। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए, जितने स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए। यथासंभव कौन सा समास है आपको बताना है, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और कर्मधार है। तो पहले यहाँ पर चारों का समझ लेते हैं। तो देखिए द्विगु में क्या होता है, द्विगु का पहचान करने का सबसे आसान तरीका, इसमें जो भी शब्द दिया गया रहेगा उसमें प्रथम जो वर्ड रहेगा उसको जब तोड़ेंगे तो प्रथम जो वर्ड रहेगा वो संख्यावाचक रहेगा। जैसे त्रिभुज, तो त्रिभुज में मतलब त्रि है जो कि एक है, मतलब ये एक संख्यावाचक है। अभुज, भुज मतलब भुजा, जिसका 3 भुजा हो। तत्पुरुष का पहचान क्या होता है, तत्पुरुष में क्या होता है कि कारक लगा रहता है, जब उसका समास विग्रह करेंगे तो उसमें कारक रहता है। कारक जो 8 गो रहता है, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, संबंध कारक और अधिकरण और संबोधन, ये 8 जो कारक रहता है उसमें कारक रहता है। और अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्ययी भाव में होता है कि उसमें समास जब विग्रह करेंगे तो पहला जो शब्द रहेगा वह एक अव्यय रहेगा। और कर्म में क्या रहता है, कर्मधारय में इसमें विशेषण विशेष रहता है, यानी किसी एक वर्ड रहता है किसी दूसरे का विशेषता बताता है, तो वो कर्म कारक के कर्मधारय में आ जाता है। तो यहाँ पर यथासंभव को देखिए, तो यथा है जो कि एक अव्यय है, तो यह एक अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बीड़ा पाणी कौन सा समास है। बीड़ा पाणी किसके अंतर्गत आता है, करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो यहाँ पर कर्मधारय भी समझ लिया है और तत्पुरुष समास भी समझ लिया है। यहाँ पर बहुब्रीहि और द्वंद्व के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें उसका समास विग्रह करेंगे तो उससे एक अलग प्रकार का अर्थ निकल कर आता है, तो उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। और द्वंद्व समास में क्या रहता है कि जब इसको समास विग्रह करेंगे तो 2 वर्ड के बीच में और जुड़ जाता है, तो यह द्वंद्व समास है। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, तो माता पिता का जब समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा, तो इसमें बीच में और आ गया। देखिए बीड़ा पाणी कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए बीड़ा पाणी है, यह एक बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास क्यों है, तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा बीड़, जिसके हाथ में बीड़ा हो, यानी किसके हाथ में बीड़ा रहता है तो सरस्वती जी के हाथ में बीड़ा रहता है, तो इसका अर्थ अलग से निकल के आ रहा है, यानी सरस्वती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां प्रश्न आपके सामने, दुअनि, दुअनि कौन सा समास है। दुअनि में कौन सा समास है आपको बताना है। अव्ययी भाव में क्या होता है कि उसके पहला वर्ड रहता है वो अव्यय रहता है। कर्मधारय में क्या होता है, इसमें विशेषण विशेष से रहता है। और बहुब्रीहि में क्या रहता है, कुछ अलग से अर्थ निकलता है। और द्विगु में क्या होता है कि उसका पहला वर्ड रहता है जो कि संख्यावाचक रहता है। तो देखिए दुअनि का जब समास हम विग्रह करेंगे तो दु क्या है, दु
दू एक संख्यावाचक है, यहीं से आप पहचान सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। जितने भी स्टूडेंट लाइव सेशन में जुड़े उसको अगले वीडियो में हम नाम लेंगे। तो पदबंध कितने प्रकार के होते हैं आप जल्दी से कमेंट कीजिए। 2, 3, 4, 5। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी टिक आउट कर रहे हैं कि 5 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही। 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं पहले ये देखते हैं। पदबंध क्या होता है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदनाम पदबंध, क्रिया विशेषण और क्रिया पदबंध, ये 5 प्रकार का पदबंध होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने 41। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को चुनिए। ये जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है ये बेहद इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम के लिए, बिहार का जितने भी एग्जाम रहता है और जिसमें हिंदी पूछता है उस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है प्रैक्टिस सेट। तो ये न समझिएगा कि ये बिहार पुलिस के लिए है तो केवल बिहार पुलिस वाला ही देखेगा, मद निषेध का है तो केवल मद निषेध वाला ही देखेगा, फायरमैन का है, फॉरेस्टर का है तो वही केवल देखेगा। नहीं, बिहार का जितने भी एग्जाम है उस सभी स्टूडेंट है जो कि इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल और योगीराज। तो अब जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर अशुद्ध, यहाँ पर 3 सही है और 1 गलत है। तो देखिए मंत्रिमंडल है जो कि गलत है। मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है? तो मंत्री रहता है और जो त्रि रहता है वो हर्षिकार से रहता है ऐसे, अतः मंडल। तो इस प्रकार इसका राइट शब्द बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर भी है कि शुद्ध अशुद्ध से 2 से 3 प्रश्न रहता है आपके एग्जाम में। तो ये जितने भी प्रश्न कराया जाएगा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर भी एक अशुद्ध है जो इसको आपको अलग करना है। साप्ताहिक, बीड़ा, वाष्प और सिंदूर। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार है। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं साप्ताहिक, बिल्कुल सही जवाब है। साप्ताहिक सही इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पर स आकार होगा तब आधा प, त आकार, ह हर्षिकार और क, इस प्रकार से साप्ताहिक बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, इसमें भी अशुद्ध शब्द को आपको चुनना है। ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद और नक्षत्र। आपको बताना है कि इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र है। नक्षत्र सही कैसे लिखा जाए तो यरल के छ रहेगा, नक्षत्र, इस प्रकार से सही होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से आग का प्रवाची शब्द नहीं है। इसमें से आग का 3 है जो कि उसका प्रवाची है, लेकिन 1 है जो कि उसका प्रवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विपथगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इच्छा का प्रवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि इच्छा का प्रवाची शब्द नहीं है। तो कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यातना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 46वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पानी का प्रवाची शब्द नहीं है। अम्बुसर, मेघ पुष्प और नीर। तो बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, कि इनमें से कौन सा पानी का प्रवाची शब्द नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतजार है। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए और ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि इनमें से कितने का आप सही जवाब दिए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से घर का प्रवाची शब्द नहीं है। पावक, सदन, शाला, निकेतन। तो बताइए जल्दी से। ये तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है।
जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए इसका टिक आउट कर रहे हैं यानी पावक, तो पावक बिल्कुल सही जवाब है। सदन, शाला, निकेतन तीनों है जो कि प्रवाची शब्द है घर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो बताइए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? जैसे बताइए, बेहद ही सिंपल प्रश्न है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण है जो कि मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन विशेषण? तो संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं विशेषण, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताइए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो कमेंट कीजिए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। और कौन कौन होता है? तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चितवाचक सर्वनाम। सॉरी, जो लास्ट वाला है वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से 6 प्रकार का होता है सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर पूछा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5, 7। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द है जो कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होता है? तो संस्कृत के शब्द को ही तत्सम कहते हैं, जिसको हिंदी में भी सेम प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। और देशज, जिस शब्द का उत्पत्ति अपने देश में हुआ उसको देशज बोलते हैं। जिस शब्द का उत्पत्ति विदेशों से हुआ है उसको विदेशज बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हम 20 प्रश्न कराए हैं, 30 से लेकर 50 तक। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें हम 50 से लेकर 70 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।